देखिए, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसने 2 पैमाने पर काम किया है, और उसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एक है ज्ञान और दूसरा है गीता। अब कुछ सेकुलरवादियों के कान जलने लगेंगे, पर गीता का मतलब है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता। ग्रोथ के लिहाज से देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर, अब 30वें स्थान पर जाने वाली है। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो 10 लाख करोड़ का निवेश आज कैपेक्स एक्सपेंडिचर में किया जा रहा है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि 25,000 करोड़ प्रतिवर्ष हम लोग हाईवेज पे खर्च करते थे, आज 2 लाख 2.5 लाख करोड़ हम खर्च करते हैं। रेलवे का बजट 2 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। जिस प्रकार से 70 एयरपोर्ट बन चुके हैं, जिस प्रकार से दुगने रफ्तार से हाईवे बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से बना है, 300 रुपया प्रति जीबी का 1 जीबी आता था, आज 9 रुपया हो चुका है, क्योंकि 350 किलोमीटर जो ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था 6 लाख किलोमीटर में तब्दील हो चुका है। लेकिन शहजाद, ये तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बता ही दिया है। हाँ, मैं आज आ क्या रहा होगा? हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, ये बजट का डिस्कशन है। ए फॉर आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मैं आपको एक पैमाना बता सकता हूँ कि कैसे हम 600 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस में, आज 16,000 करोड़ कर रहे हैं। अब आज के बजट में वही करेंगे जो बार बार हम लोगों ने लगातार जिस पे फोकस रहा है, ज्ञान। जी फॉर गरीब, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। आज भी हम गरीबों के लिए जिस प्रकार से उनको जो सुविधाएं देनी है उस पर फोकस होगा। वाई फॉर युवा, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट का ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है। 700 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। ईपीएफओ का डेटा देखेंगे तो दुगना हुआ है, इसका मतलब नए लोगों को जॉब्स मिली है। ए फॉर अन्नदाता किसान, बजट एग्रीकल्चर का 5 गुना बढ़ा है, उसमें हम लोगों ने किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम्स जोड़ी है। और एन फॉर नारी शक्ति, नारी शक्ति में चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे उनको परमानेंट कमीशन देने की बात हो, या महिलाओं को मुद्रा लोन और जनधन से जोड़ने की बात हो, इन चीजों पर फोकस हमेशा की तरह रहेगा। क्योंकि आपने नारी का जिक्र किया है और सुमित्रा गोयनका हमारे साथ जुड़ी हुई है गायत्री, तो सुमित्रा गोयनका, एक नारी होने के नाते, या ये कहें कि अभी तक जो योजनाएं आई हैं महिलाओं पर केंद्रित, अभी उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस हम देख रहे हैं सरकार का। तो आपको क्या उम्मीद एक महिला के तौर पर है, और क्या चाहते हैं आप कि वाकई इंप्लीमेंट किया जाए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और बेहतर बनाने के लिए? जी, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पिछले बजट में 2023-24 के बजट में 2.23 लाख करोड़ रुपीस महिलाओं के लिए योजनाओं के लिए दिया गया था, और ये 4.3% ज़्यादा है उसके पहले वाले बजट से। और अगर आप 2013-14 में देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वो सिर्फ 1 लाख करोड़ था। तो ये राशि जो है ये डबल हो गई है। अगर आप स्कीम्स के बारे में बात करेंगे तो 9 करोड़ महिलाओं को ड्रिंकिंग वाटर अभी टैप से, नल से घर में मिल रहा है। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बन चुके हैं। डीबीटी ट्रांसफर्स महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं। और जनधन योजना में मेरे ख्याल से 56% महिलाओं के खाते हैं। उज्ज्वला योजना में ऑलमोस्ट 9.6 करोड़ महिलाओं को गैस मिल चुका है उज्ज्वला योजना में। और इससे एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि महिलाओं का जो समय है वो बहुत सारी चीजों से हटके, सुमित्रा जी, हम आपके पास लौट रहे हैं। शहजाद भी अभी बता रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये आज क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम लगातार फोकस उस पे कर रहे हैं जो जो दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम सीधे रुक लेते हैं, हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, आप जरा बताइए, क्योंकि आपने भी मीनाक्षी हमारे साथ नहीं है, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दीपेश भी लगातार बने हुए। दीपेश, सबसे पहले बताइए वहां से क्या तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए गायत्री, वक्त अब बहुत ज्यादा बचा हुआ नहीं है। दरअसल 8:15 के लगभग जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं वो अपने इसी आवास से निकलने वाली हैं। हलचल अब लगभग धीरे धीरे तेज होती हुई नजर आ रही है, चूंकि बतौर वित्त मंत्री 6वां बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद अपने आवास से निकलेंगी, और उसके बाद एक फोटो सेरेमनी होगी जिसमें वे शिरकत करेंगी। उस दौरान जो बही खाता है 2024 के इस बजट का, 2024 इस लिहाज से चूंकि अंतरिम बजट के, उस बजट में वो तमाम बातें रहने वाली है जिसका लगातार जिक्र हो रहा है। ज्ञान के साथ गीता का भी जिक्र इस बार के बजट में हो रहा है। यहां से निकलने के बाद वे जो बजट डे है, यानी आज के दिन जो बजट बनाने वाली टीम है उसके साथ फोटो क्लिक कराएंगे, और ठीक उसके बाद 8:45 पर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी है, बजट की जानकारियां उन्हें देने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद वे वहां से संसद भवन के लिए मूव करेंगे, और संसद पहुंचने के बाद ठीक 10 बजे वहां पर
कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट के सामने इस बजट को रखा जाएगा। उसकी मंजूरी मिलने के बाद 11 बजे ये बजट जो है वो आम जनता के पास के सामने होगा। ये तस्वीरें देख लीजिए, मुकेश आपको तस्वीरें दिखा रखेंगे। ये बंगला के वित्त मंत्री का जो आपसे कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होने वाली है, निकलने वाली है। और चूंकि आज का बजट इस लिहाज से बेहद खास रहने वाला है, बतौर वित्त मंत्री वे 6वीं बार बजट पेश करने वाली है, लेकिन उनके कार्यकाल का ये पहला अंतरिम बजट है। और अगर हम बात करें तो पूर्ण बजट के तौर पर वे 5 बार बजट पेश कर चुकी है। मोदी सरकार का ये दूसरा अंतरिम बजट है, जो देखने वाली बात होगी कि क्या चुनावी लिहाज से बहुत खास रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं इस बार के बजट में होगी, उसकी उम्मीद सभी लगाए हुए है। क्योंकि गायत्री, जिस बात का लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं कि प्रतिकूल मौसम में भी अनुकूलता की उम्मीद हर इंसान लगाए रखता है, वैसे कि आज बारिश के मौसम में इंसान को उम्मीद है कि योजनाओं की, सौगातों की बारिश जो है वो इस बार के बजट में देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल दीपेश, आपके पास हम वापस लौटेंगे जैसे ही निर्मला सीतारमण निकलेंगी। आप तस्वीरें हमें दिखाइएगा। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हैं, राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गणेश जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर से, और हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मीनाक्षी के पास चलेंगे। मीनाक्षी, अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो गरीबों को, या ये कहें कि नारी, अन्नदाता और युवा पर केंद्रित दिखाई दे रही है। जरा बताइए कि गांव के लोग, जो जनता है, वहां से क्या मानस बना के बैठी है कि इस बार अंतरिम बजट में उनके लिए पिटारे से क्या निकलने वाला है? बिल्कुल, और आपका सवाल लेकर के मैं सीधे यहाँ पर जो गांव के किसान है उन्हीं से बात कर, उन्हीं से पूछती हूँ। अंतरिम बजट है, हालांकि बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी किसान क्या चाहते हैं बजट में? ठीक चाहे जी, बजट सही मिल जाए। किसान की तो बड़ी दुर्गति है आ वक्त, ना तो बाल करने पढ़ा सके, ना कोई ब्याह शादी कर सके। अभी जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, यहाँ में भी बहुत कम पैसा मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप सरकार के सामने उठाना चाहते हैं, जिन्हें लेकर के आपको लगता है कि नहीं, अभी हमें ये मिलना भी बाकी है और ये भी मिलना चाहिए? किसान को वास्तविक रूप देने के लिए बहुत बड़ी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ही स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था और स्वामीनाथन जी ने ये पूरी तरह से एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए बता दिया कि भाई किसान को ये हक है, किसान का, इसे दे दिया जाए किसान को, तो किसान की हालत सुधर जाएगी। तो क्यों नहीं सरकारें बदलती रही हैं? क्यों कोई नहीं दे पा रहा किसान की जो वास्तविकता है, किसान का जो वास्तविक हक है, क्यों नहीं दे पा रहे? क्या मजबूरियां हैं सरकारों के सामने? ये हमारा मांग है कि किसान को उनका जो वास्तविक जो वो बनता हक, जो स्वामीनाथन जी ने उसमें रिपोर्ट में सारा कुछ है उसमें। मतलब ये ऐसी कुछ मुद्दे हैं जो आप सरकार के सामने उठाना चाहते हैं। क्या किसानी अब फायदे का सौदा नहीं है? किसान कोई फायदे का सौदा नहीं है। किसान तो सरकार का एक मजदूर है, ना उसको एमएसपी मिल रही है, ना ही उसको कोई मुआवजा मिल रहा है, ना उसे कोई पढ़ाई में छूट है, वो सब तरीके से मर रहा है। बजट में कुछ मांगे रखना चाहते हैं सब्सिडी को लेकर के, या फिर किसान सम्मान निधि को लेकर के, या कोई और योजना? किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए, कम से कम 20,000 रुपये करा जाए साल में। और किसान को ये जो बीमा दुर्घटना है, ये जो फसल का जो बीमा होता है, किसी को एक भी किसान को नहीं मिला। मीनाक्षी, हम आपके पास लौट रहे हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं मास्टर स्वराज, क्योंकि आप किसान नेता हैं, आपने किसानों को सुना भी, आप अंतरिम बजट से आज क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? देखो, ये किसान की वास्तविक पीड़ा है जो किसान कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गांव में बिल्कुल धराशायी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं है, और कहीं रोजगार नहीं है। मैंने पहले कहा था अगर एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हो जाता है तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और कृषि की सुरक्षा भी होगी, जिसे आवारा पशु चट कर जाते हैं। ये जो ला रहे हैं हम, जो मोदी जी दे रहे हैं 6,000 दे रहे हैं अभी तक, किसान निधि सम्मान योजना, किसान निधि सम्मान योजना में जो 6,000 दे रहे हैं या 12,000 कर दें, उस 12,000 को शून्य करके एक एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कर दें और उस पैसे को वहां लगा दें, तो फसल को जो आवारा पशु चट कर जाते हैं उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी, देश का भी ग्रोथ होगा और युवाओं को एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स को। लेकिन ये कितना व्यवहारिक है, ये सरकार को सोचना होगा। हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी, सबका ध्यान, जो मिडिल क्लास है उसका ध्यान इस बात पर होता है कि जेब में पैसा बचे, खर्च कम हो, तो ऐसा बजट आए, ये उम्मीद?
बिल्कुल, मिडिल क्लास जो है वो बजट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा उम्मीदें उसी को होती हैं। देखिए, समाज के जितने भी वर्ग हैं ना, ये बजट सभी के लिए जाएगा, क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ आकांक्षाएं होती हैं इस बजट से। अभी जिस प्रकार से देखिए बार बार रोजगार की बात हो रही है, अगर आप यूपीए का 10 साल का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें सरकारी नौकरियां जो है 6 लाख के आसपास थी, और अगर मोदी सरकार का देखेंगे 10 साल तो 9.5 लाख से ज़्यादा है। देखिए, वैकेंसी जो है हर मंत्रालय से निकाली गई है ढूंढ ढूंढ करके, उसको क्रिएट किया गया है, और उसके बाद वो जो है वैकेंसियां मार्केट में आई हैं, और लोग उसको जो है 9,000, 9,500, 10,000 के आसपास अब तक फिल की गई हैं, भर्तियां हो गई हैं इसके अंदर, और आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां निकाली जाएंगी हर एक मंत्रालय से। लेकिन जिस प्रकार से बजट की बात हो रही है, देखिए जो एक सर्वस्पर्शी बजट है ना, जो सभी को छूने वाला है, किसान की बात कर रहे हैं, किसानों को इस सरकार में अगर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर दी गई है, महिलाओं को अगर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर दी गई है।